टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स और उससे पहले 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस है, इसकी आपको हार्दिक हार्दिक बधाई है। चलिए सीधे प्रश्न पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए जो प्रश्न का लेवल है उसको आप समझिएगा, साथ ही यह भी समझिएगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा? असत्य पूछा है कि उपराष्ट्रपति ने श्री जगदीप, जो उपराष्ट्रपति हैं या श्री जगदीप धनखड़ ने राजस्थान का दौरा किया है। पहला कथन ये है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जोधपुर का उन्होंने दौरा किया है। ठीक है, अब इसमें कौन सा कथन असत्य पूछा है? कथन एक असत्य है या कथन दो असत्य है, कथन एक या दोनों सत्य हैं, या कोई भी कथन असत्य नहीं है। अब यहां देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो हमारे कौन है, या जगदीप धनखड़ है, और ये राजस्थान में अभी हाल में यानी गए कल की डेट में। और ये वहां से कहां गए? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है यार, ये कथन असत्य है क्योंकि ये अंबिकापुर में है। कहां पर है? अंबिकापुर में है, तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। तो पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसका जो कथन दो है वो क्या है? असत्य है। आई थिंक आपने इस बात को समझा होगा, और ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अब प्रश्न संख्या दो की तरफ बढ़ने से पहले हमें उपराष्ट्रपति संबंधित आपको आर्टिकल जरूर बताने चाहिए और आपको भी पढ़ने चाहिए। देखिए, संविधान का जो भाग 5 है, कितना? भाग 5 में किसका है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, और इसका नाम क्या है? यानी यूनियन केंद्र इसका नाम है। अब इसका जो अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है? 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। साथ ही अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियां या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है। यानी उपराष्ट्रपति क्या होता है, कब कार्य करता है? जब राष्ट्रपति के रूप में जो राष्ट्रपति है वो खुद कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके लिए वो अपने दायित्व निभा सकता है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है। साथ ही 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि, यानी जो इस पद पे रहेगा उसके लिए है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। ध्यान रखना, जो अनुसूची 3 है उसमें भी शपथ का प्रारूप दे रखा है, लेकिन वहां पर आपका जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है उसका प्रारूप नहीं है। अनुच्छेद 70 की बात करें तो देखिए, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कर सकता है। इसका अनुच्छेद 70 है। 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हल किए जाते हैं। ये अनुच्छेद कहां पर है? 71 में इसका डायरेक्शन दे रखा है। अब प्रश्न संख्या कहां चलते हैं? हम 2 की तरफ चलते हैं, और इसमें भी पूछा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 13 सितंबर 2023 को ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है। रियासत विलय के समय हैदराबाद का जो निजाम है वो मिर्जा रहमान अली था। 1948 में सैन्य कार्रवाई द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया भारत के द्वारा। देखिए, इसमें जो कथन जो है वो आपका सी जो है वो असत्य है, और ये बात चल रही है हैदराबाद की। जो हैदराबाद का जो विलय किया गया था भारत सरकार में 1948 में, जब देश आजाद हुआ, तो वहां के जो नवाब थे उस्मान अली, क्या नाम था उनका? मीर उस्मान अली। और उसने क्या कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम भारत में जाएंगे, हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शासन करेंगे और राज्य की स्थापना करेंगे। बस वहीं से दिक्कत हो गई, और भारत सरकार ने क्या किया? उस पर सैन्य कार्रवाई की थी। तो 13 सितंबर 2023 को ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।
ये ऑपरेशन पोलो वही है जो भारत सरकार के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई थी, उसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखना 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए ये सेक्शन आपका महत्वपूर्ण है। इसका संबंध हैदराबाद से, ये मैंने बता दिया आपको है, ठीक है। तो ये मिर्जा रहमान अली नहीं है, कौन है? मीर उस्मान अली है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद आपके सिराज है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रविंद्र जडेजा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? अभी हाल ही के वर्षों में अगर देखा जाए तो जो एक हमारा प्रदेश है उड़ीसा, वहां के जो सीएम है, वहां की जो सरकार है, उसने एथलीट पर, खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निवेश किया है, ज्यादा ध्यान दिया है। इससे वहां पर क्या है, जो खिलाड़ियों का जो रुझान है खेलों के प्रति बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसको और प्रमोट करने के लिए अभी एशियाई खेल होंगे तो वहां के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि जो भी एशियाई खेल में राज्य का एथलीट भाग लेगा उसे 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, 10 लाख। नवीन पटनायक वहां के सीएम है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। मतलब कौन सी विमान जो निर्माता कंपनी है उसने भारत को विमान देना स्टार्ट कर दिया है। प्रश्न का डिमांड ये है। ऑप्शन ए है लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, डसॉल्ट एविएशन और बोइंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है एयरबस है। एयरबस का ये यूएसए की है, लॉकहीड मार्टिन कहाँ की है? यूएसए की है, डसॉल्ट क्या है? ये फ्रांस की है, बोइंग भी कहाँ की है? आपकी यूएसए की है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है कुलदीप यादव। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट इन्होंने लिए हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? वाराणसी, जयपुर, पटना और नैनीताल। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका है वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी किसका लोकसभा क्षेत्र है? हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका ये लोकसभा क्षेत्र भी है, और इसे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी कहां की? यूपी की। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। जयपुर क्या है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। पटना गंगा नदी के किनारे है, और नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। तो क्या है? 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है। प्रश्न संख्या 9 पे चलें। तो हाल ही में किसानों के अधिकारों पर नई दिल्ली में आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके लिए? किसानों के राइट्स के लिए दिल्ली में, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, संगोष्ठी का जो उद्घाटन है वो हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय।
देखिए भारत सरकार लगातार पर्यटन पर पैसा लगा रही है, निवेश कर रही है, प्रमोट भी कर रही है, ताकि पर्यटन को एक आय के बहुत बड़े साधन के रूप में प्रयोग किया जा सके और भारत में जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उनको मोनेटाइज किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, पर्यावरण मंत्रालय। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं तो देखते हैं कि हाल ही में रूस के व्लादिवोस्टॉक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं। व्लादिवोस्टॉक ध्यान रखिएगा, इसमें व्लादिवोस्टॉक लिखा है, व्लादिवोस्टॉक भी है। ओम बिरला, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सर्बानंद सोनोवाल। रूस की बात करें तो रूस क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा देश है और अभी इसने यूक्रेन पर हमला कर रखा हुआ है, पहला पॉइंट है। दूसरा, राजधानी मास्को है, क्या है, मास्को। और भारत और यानी इंडिया और रशिया ने, रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस, कौन सी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है रक्षा प्रौद्योगिकी में, ठीक है। और रूस ने अभी हाल में S-400, ठीक है, जो कि एक रक्षा प्रणाली है, वो भारत को सौंपी है। रूस की हम बात कर लेते हैं तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मास्को है। और मास्को किस नदी के किनारे है, तो यह है मस्कवा नदी, मस्कवा नदी के किनारे ये स्थित है। रूस एशिया का भी, सॉरी यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। सुनील मलिक, अनंत माहेश्वरी और सिंधु गंगाधरन और आपके राजेश नाम्बी यार। तो इनका जो राइट जो आंसर है वो है सिंधु गंगाधरन, ठीक है, क्या है, सिंधु गंगाधरन। अब नासकॉम के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिंधु गंगाधरन को नासकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंधु गंगाधरन की नियुक्ति लैंगिक विविधता और प्रौद्योगिकी में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नासकॉम की हम बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो नंदन नीलकेणी और देवांग मेहता हैं। साथ ही बात करें कि इसकी स्थापना है तो 1 मार्च 1988 को की गई थी। नासकॉम का जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश में है और वो शहर का नाम है नोएडा, ठीक है। तो यहां से ये डेटा आपका पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इराक, ब्रिटेन, कुवैत और सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सऊदी अरब यानी डी ऑप्शन है, यानी सऊदी अरब ने और भारत ने मिलकर के किस पर, ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहां से आगे बढ़े तो देखें प्रश्न संख्या 14। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, सॉरी ये रिपीट हो गया, सऊदी अरब की बात करें तो इसमें से कुछ प्रश्न आपको ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं। ये प्यारा सा हमारा सऊदी अरब है और सऊदी अरब पूरब में फारस की खाड़ी को टच करता है, फारस की खाड़ी को टच करता है, जबकि और पश्चिम की बात करें तो ये लाल सागर को स्पर्श करता है। किसको, लाल सागर को स्पर्श करता है। देश की बात करें तो इसके दक्षिण में आपका यमन है और इधर देखें तो आपका ओमान है, फिर आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है और ध्यान रखना यहां कतर, ये कौन सा, कतर, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसकी राजधानी दोहा है, ये क्या है आपका कतर देश। और जब ऊपर जाएंगे तो ये जो सेक्शन दिखाई देगा वो कुवैत का, ये इसकी सीमा पर स्थित देश है। और ये आपका इराक, ठीक है। और यहां देखें ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये आपका जॉर्डन है, ठीक है। तो
तरह से आपको ये चीजें याद हो गई हो। यहां पर देखें तो रव अल खाली डेजर्ट है, कौन सी है? रव अल खाली डेजर्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज वैसे भी 14 सितंबर है और यहां पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसा इसमें प्रश्न नहीं है, ये मान लीजिए इसमें कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रश्न ये होगा। देखिए हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखना, किसका? राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। और संविधान का जो भाग 17 और अनुच्छेद आपका 343 के अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हमारी हिंदी है। क्या है? हिंदी है। मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी। ठीक है, प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? ये 1953 में मनाया गया। ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा है। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है। तो आपका ये क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है? गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, केवल 3।